गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का ही टॉपिक ले रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया था, अंग्रेजी काल में भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं अपना आर्थिक स्थिति के बारे में कि आज उस समय भारत की जो है आर्थिक स्थिति क्या थी। देखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्राचीन काल से ही कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय रही है, परंतु कोई भी देश केवल एक ही व्यवसाय पर निर्भर नहीं रह सकता। भारत की घनी जनसंख्या के लिए विशेष रूप से कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों का आश्रय लेना अनिवार्य है। इस कारण ही भारत ने कृषि के साथ साथ विभिन्न उद्योग धंधों को भी प्रचलित किया, किंतु प्रचुर मात्रा में अनुत्पादन करते थे। अतः खाने पीने की वस्तु के दाम भी अत्यधिक कम थे। गेहूँ, बाजरा, मक्का, तिलहन, गन्ना, कपास मुख्य फसलें थी। अफीम की पैदावार बड़े पैमाने पर होती थी। कपास से बहुत अच्छी हुआ करती थी। मिर्च, अदरक, नील की खेती भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती थी। शाहजहाँ के काल में कृषि पर्याप्त प्रगति कर रही थी। राय भरमल ने अपनी पुस्तक में लिखा, प्रशंसा की उन्होंने कृषि की कि खालसे की भूमि और कृषकों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। कृषि को प्रोत्साहन मिला था। यहाँ पे मालगुजारी भली भांति वसूल की जाती थी। तो कृषि काफ़ी अच्छी थी जो अंग्रेजी काल के अंतर्गत। गृह उद्योग के बारे में देखते हैं हम कि देश की जो अधिकांश जनता कृषि से ही अपना जीवन चलाती थी, मगर नगर और ग्रामीण इलाकों में अनेक उद्योग धंधे स्थापित हो चुके थे। आगरा, बनारस, बिहार, बंगाल, गुजरात वस्त्र बुनने के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्र उद्योग के साथ रंगसाजी का भी उद्योग पर्याप्त मात्रा में विकसित हुआ था। एडवर्ड टेरी देश में निर्मित गहरे रंग के कपड़ों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। जरी का सुनहरा कपड़ा अयोध्या और खाना बदोश देशों के खान देश में तैयार होता था। उच्च कोटि के रेशमी वस्त्र और श्रेष्ठ जो बंगाल से निर्मित होते थे उनको भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा माना जाता था। ढाका मलमल और गद्दों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ढाका है वो मलमल और गद्दों के लिए प्रसिद्ध था। शरीर पर पहनने के वस्त्रों के अतिरिक्त यहाँ कालीनों का निर्माण की भी विशाल मात्रा में यहाँ पे हमारे तैयार होते थे। फूलों वाले कालीनों के लिए मुल्तान और ऊनी कालीन जो है कश्मीर के प्रसिद्ध थे। दरिया फतेहपुर सीकरी और जौनपुर में निर्मित होती थी। अभी हमने देखा गृह उद्योग। अब हम देखते हैं कि जहाज निर्माण का जो क्या रहा। जहाज निर्माण की कला में भी भारत ने पर्याप्त प्रगति की। भारत जहाज निर्माताओं के विषय में पार्किंसन लिखते हैं कि जहाज निर्माण में कदाचित उन्होंने अंग्रेज़ों से भी कुछ सीखा, बहुत कुछ उन्होंने भी उनको सिखाया। अब हम आगे लेते हैं विदेशी व्यापार कैसा था वहाँ पर। जो अंग्रेज़ों काल के समय विदेशी व्यापार कि भारत में विदेशी व्यापार के विषय के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रॉबर्टसन 1817 में लिखा कि हर युग में सोना और चांदी और विशेष चांदी दूसरे मुल्कों में
हिंदुस्तान से भेजी जाती थी, जिसमें हिंदुस्तान को बड़ा लाभ था। पृथ्वी पर कोई और भाग ऐसा नहीं है जहां लोग अपने जीवन की आवश्यकता या अपने ऐश आराम की चीज़ों के लिए दूसरे देश पर इतना कम निर्भर हो। ईश्वर ने भारतवर्ष की अत्यंत उपयुक्त जलवायु दी है। उनकी भूमि अत्यधिक उपजाऊ है और वहाँ के लोग अत्यधिक दक्ष कारीगर हैं। इन बातों के कारण हिंदुस्तान अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। नतीजा यह है कि बाहरी संसार के साथ उनकी एक ही ढंग की तिजारत होती रहती है और यहाँ के अद्भुत प्रकृति और हाथ से बने माल के बदले में धातु उन्हें मिलती रही है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने विदेशी व्यापार के संबंध में की कि जो भारत है उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है। फिर है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत की खुली लूट। उन्होंने भारत की खुली लूट की उन्होंने श्री सुंदरलाल के अनुसार प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की लूट के प्रताप में अंग्रेज़ों को भारत का माल मुफ्त में या कौड़ी के दाम मिलने लगा और बंगाल, कर्नाटक, अवध, दूसरे प्रांतों के खजाने लद लद कर यहाँ से जाने लगे। इस अपूर्व लूट के कारण इंग्लिस्तान के पिछड़े हुए उद्योग धंधों को उन्नति करने का अवसर मिला। अंदाज़ा लगाया गया कि प्लासी के वाटरलू तक यानी 1757 से 1815 तक करीब 1000 मिलियन पाउंड या कह सकते हैं कि 15 अरब रुपए शुद्ध लूट का भारत से इंग्लिस्तान पहुंचा। यानी 58 वर्ष तक 25 करोड़ रुपया सालाना कंपनी के मुलजवी जो भारत से लूटकर अपने देश ले गए। अब देखते हैं कंपनी के जो विकास, कंपनी के व्यापार का विकास। धीरे धीरे कंपनी का व्यापार प्रगति कर रहा था। इस विषय पर डॉक्टर साहनी ने लिखा है कि अंग्रेजी व्यापार की व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि बंगाल में शायद ही कोई मंडी होगी जहां घी, पान, बांस, चावल, भूसे क्रय विक्रय अंग्रेज ना करते हों। भारतीय व्यापारी उन्हें चुंगी भी देनी पड़ती थी। वे कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकते। 1772 ईस्वी तक कंपनी भारत में विस्तृत भूभाग पर शासन करने लगी तथा 1799 तक कंपनी के साम्राज्य में पर्याप्त प्रदेश आ गया था। प्रारंभ में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य विभिन्न देश विदेशी व्यापारियों की व्यावसायिक और व्यापारिक नीति को ध्यान में रखकर नीति का निर्धारण करना था, परंतु राज्य सत्ता हाथ में आने के कारण उसने अपने द्वारा नियंत्रित प्रदेश के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। फिर है कंपनी द्वारा जुलाहों पर अत्याचार। व्यापार के क्षेत्र में कंपनी के कर्मचारी स्वतंत्र रूप से लूट करते थे। उन्होंने भारत उद्योग धंधों को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। 1772 में विलियम्स वोल्ट ने भारतीय जुलाहों पर होने वाले अत्याचार का वर्णन उन्होंने किया कि यदि जुलाहा पेशगिरी लेने से इनकार करता, रुपया बेसानी में बलपूर्वक बांध दिया जाता था और उसे कोड़े मारकर भगा दिया जाता था। बंधुआ जुलाहों के नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखे रहते थे और उन्हें अन्य व्यापारियों के माल बनाने की आज्ञा उनको नहीं दी जाती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता तो उन्हें बलपूर्वक गोदाम में जमा कर दिया जाता, जिसे खत्ता कहते। जब कंपनी के कर्मचारियों को अवसर मिलता
तो वह कपड़ों की छँटनी करके उन्हें मूल्य निर्धारित करता था। इस विभाग में जितनी गुंडागिरी होती उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम यह हुआ कि बेचारा जुलाहा ठगा जाता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बलपूर्वक उनसे वसूली करना, कि किस प्रकार से बलपूर्वक वसूली की जाती थी। कंपनी अपने क्षेत्र के किसानों के साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार करती थी। वोल्टस के अनुसार कंपनी के व्यापारी कर्मचारी माल के लिए प्रजा को इतना तंग करते थे कि किसान अपनी भूमि को ठीक रखने, सरकारी लगान देने तक के असमर्थ हो जाते थे। परंतु लगान वसूल करने वाले पदाधिकारी लगान लेने के लिए इतना तंग करते थे कि अनेक बार ऐसा हुआ कि इन निष्ठुर लुटेरों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे लगान अदा करने के लिए या तो अपने बच्चों को बेच दें या देश छोड़कर वो चले जाएं। 1813 की नवीन व्यापारिक नीति क्या थी कि 1813 से पूर्व व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला। 1813 के कानून में इस नीति में परिवर्तन किया गया और भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रत्येक अंग्रेजी व्यापार को प्रदान कर दिया गया। अन्य शब्दों में भारत की व्यापारिक लूट का अधिकार प्रत्येक अंग्रेज को प्रदान कर दिया गया। फिर है अंग्रेजी माल की महसूल माफ इनका। इंग्लैंड का बना हुआ जो माल भारत के अंदर आता उस पर महसूल घटाकर कुल जो कीमत थी वो 2.5% कर दिया गया और बहुत से खास तरह के माल पर ये महसूल बिल्कुल उठा दिया गया। इसके विपरीत भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने के लिए इंग्लैंड के अंदर भारत में बने माल पर अत्यधिक कर लगा दिया गया जिससे वो महंगे हो जाएं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो उन्होंने बहुत ही ख़राब कर दी थी। जो भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो पूर्णतः नष्ट कर दिए थे। जो वहाँ से भेजा गया माल है, जो इंग्लैंड से भेजा गया माल है वो खपत यहाँ से करवाया जाता था, यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाता था। तो इस समय इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही यहाँ पर ख़राब थी।